सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं, जो देख के तो मेंटली इल लग रही थी। ऑब्वियसली उसका हरकत भी कुछ वैसा ही था। उस टाइम पे उसके स्टेप मॉम किसी आदमी से उसका जान पहचान करवा रही थी, मतलब उसके बारे में बता रही थी, क्योंकि वो उसको बेचना चाहती थी। इधर हमारी हीरोइन पेड़ पे बैठी हुई थी, तो वो वहाँ से गिर जाती है और गिर के बेहोश हो जाती है। हाँ, देखने में तो सुंदर ही थी, बस अकल नहीं था। यही बात उसके स्टेप मॉम उस आदमी को बता रही थी और उससे पैसे की डिमांड कर रही थी। तो वो आदमी उनको पैसा दे भी देता है। उस टाइम पे एक बच्चा आके ये सब रोकता है, और ये बच्चा हमारी हीरोइन का ही था। वो अपनी मम्मा को ऐसे ही किसी को ले जाने थोड़ी देगा, पर था तो छोटा ही ना, कितना ही उसका बस चलेगा। उसकी नानी तो उसको धक्का देके गिरा भी देती है। इस पॉइंट पे बच्चा अपनी माँ को देखता है, तो वो जाके अपनी माँ को जगाता है। अब वो होश में आती तो है, पर एकदम सही सलामत। हाँ, उसको थोड़ा अजीब लगता है जब ये बच्चा उसको माँ कह के पुकारता है, और साथ में बातों ही बातों में नाम भी पता चलता है। उस बच्चे का नाम मनसाय था, और ये नाम से तो वो अपने अजन्मे बच्चे को पुकारती थी ना, मतलब ये बच्चा उसी का है, और अब इतना बड़ा भी हो चुका है। उस टाइम उसको कुछ याद आता है। 6 साल पहले वो किसी काम से ट्रिप पे गई थी, और वहाँ पे उसको कोई मेडिसिन दे दिया था। अब उस टाइम उसके पास कोई चॉइस नहीं था, और उसको एक आदमी भी दिखा था वहाँ पे, तो वो खुद का इलाज करने के लिए उसी के पास गई थी। हाँ, उस टाइम पे वो आदमी थोड़ा हिचका था, पर वो अपना नाम भी उसको बताए थे। उनका नाम था गु चिंग्यान, और वो एक सोल्जर है साउदर्न प्रोविंस मिलिट्री टीम में। और वो उसको ये भी कहते कि यार, जो भी होगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। तो अब ये सब बताने के बाद उन लोग के बीच में जो भी हुआ था वो हुआ था, और उसके बाद वो सो भी गई थी। और जब जगी थी तो पता चला था कि वो अकेली है। हाँ, उसके पॉकेट पे एक नोट उसको मिला था, जिसमें उनका एड्रेस लिखा हुआ था। पर वहाँ से घर आने के बाद 1 महीना बाद ही उसको ऐसा पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो उनको लेटर्स भी भेजी थी, पर उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आया। तो इसलिए वो अपने बच्चे को अकेले जन्म दी, अकेले पालने का डिसाइड की। पर एक बार उसकी स्टेप माँ इस बच्चे को बेचने जा रही थी, और ये वो देखी तो वो रोकने लगी, और इसी छीना छोड़ी में उसको चोट लग गया था, और उसके बाद वो पागल हो गई थी। पर अब वो ठीक भी हो गई थी, और उसको सब कुछ याद भी आ गया था। तो अब तो वो अपने बच्चे के साथ कुछ भी गलत होने नहीं देगी, कि वो सोच ली थी। अब ये सब सोच के रो भी रही थी, तो उसका बेटा उसका आंसू पोंछता है, और फिर उन लोगों से अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। पर उसकी नानी तो उस बच्चे को ही डांटने लगती है, क्योंकि उनके हिसाब से वो उसकी माँ का भला कर रही थी। अब ये तो पता नहीं कैसे, पर गुस्साते गुस्साते उस पर हाथ भी उठाने लगती है, और तब उसका हाथ पकड़ती है हमारी हीरोइन, यानी कि शेनुनची। हाँ, उस टाइम पे उसकी स्टेप माँ को लगता भी है कि ये ठीक हो गई क्या, पर नहीं, वो जैसी थी वैसी ही रहने का सोचती है। अब मेंटली इल थी तो उन लोग को तो पीट सकती है ना, इतना तो हक बनता ही है उसका। तो वो अच्छा खासा उन लोग की पिटाई करती है। हाँ, उस टाइम पे उसको रोकने के लिए उसके पापा भी वहाँ पे आते हैं, पर वो उनका भी कहाँ ही सुनने वाली थी। वो भी तो उसके साथ वैसे ही किए थे ना, तो वो उनको भी मारती है, और अच्छा खासा मार पीट के सभी को भगाती है। उसके बाद अपने बच्चे को कहती है कि वो अपने बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। इसका मतलब तो वो ठीक हो गई ना, उसका बच्चा समझ जाता है। और वैसे उसको ये बात भी पता था कि इतना साल से उसका ध्यान उसका बच्चा ही रखता था। तो प्रेजेंट में बच्चा कहता है कि भूख लगा है, मैं कुछ खाना छिपा के रखा हूँ, तो चलिए फिर खा रहे। अब दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पे वो कुछ स्टीम्ड बंस छुपा के रखा हुआ था, वो खाने के लिए कह रहा था उसको। वैसे ये वो खरीदा था खुद की ही कमाई से, ऐसे ही कुछ कुछ खराब तरह मेटल्स कलेक्ट करके उसको बेचा था, उससे पैसा मिला था उसको। अब यूनसी का तो हालत ठीक हो ही चुका था ना, तो वो अपने बच्चे को कुछ अच्छा खिलाने की बात करती है। तो वही कुछ प्रिपेयर करने गई थी, तभी उसका नजर पड़ता है वहाँ रखा सारा सामान पे, मतलब टीवी सोफा सब कुछ पे, जो कि वो खरीदी थी। वो काम करती थी तब, मतलब पहले तो वो काम करती ही थी ना, उसके बाद उसका दिमाग खराब हो गया था, तो फिर काम कैसे ही करेगी। और इसी वजह से तो उसका जॉब उसके स्टेप भाई को दे दिया गया था। यही सब सोच रही थी, और साथ में ये भी सोची थी कि जो उसका खोया है वो वापस पाएगी। अब कैसे ये तो पता नहीं, पर फिलहाल अपने बच्चे को कुछ खाने के लिए देती है। तो अब बच्चा खाने भी लगता है। वो अपने बच्चे से पूछती है कि इतना साल कैसे बीता है उसका। वो कहता है मेरे पास बहुत तरीका था पैसा कमाने का। माउंटेन्स पे जाके हर्ब्स कलेक्ट कर लेता था, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके कुछ ऐसे ही कलेक्ट करता था, वहाँ पे तो कॉपर बिल भी मिला था मुझे, और उसी को बेच के मेरे पास 50 सेंट्स आए, और जब मेरे पास और थोड़ा पैसा हो जाएगा तब मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा ड्रेस लूंगा। अब ये सुन के तो वो भी बहुत ज्यादा सेंटी हो जाती है। वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, बस आप ठीक रहो। पर मन में ये चल रहा था कि वो मैरिड नहीं है, तो उसके पास हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, और बच्चे के पिता को तो वो भेजी थी ना लेटर, पर उधर से कुछ रिप्लाई आया ही नहीं। तो क्या गु चिंगवन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं? अब मन में तो ये चल रहा था, पर साथ में ये भी चल रहा था कि उसको मिलिट्री बेस जाके उनको ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन उसको चाहिए। अब उस टाइम तक वहाँ पे उसका स्टेप भाई आ जाता है, और तमाशा करने लगता है, क्योंकि वो लोग वहीं थे, खाना खा रहे थे। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? उसके हिसाब से वो तो वो खाना फेंकने भी वाला था, पर नहीं, इस बार नहीं। वो दोनों मिलके उसको अच्छा खासा सबक सिखाते हैं, अच्छा खासा पिटाई करते हैं। और उस टाइम पे एक आंटी भी आती है वहाँ पे, और वो कोई उसको बचाने नहीं आई थी, वो भी तो यूनसी की ही साइड थी। वो उसको अच्छा खासा डांटती है, और साथ में बताती भी रहती है कि वो क्या क्या हरकत किया है। इतना ज्यादा ठंड में वो उस बच्चे को घर के बाहर ही छोड़ देता था। अगर उससे कुछ गलती हो जाता था तो बहुत ज्यादा बुखार रहे चाहे कुछ भी रहे, इससे उसको कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही कर करके वो आंटी उस आदमी का ढेर सारा हरकत बताते रहती है, और
यूनजी को तो पता नहीं था ना पहले से ये सब कुछ, पर पता चलते उसको तो बहुत गुस्सा आता है उस पे और वो इस हिसाब से उसको पनिश भी करते रहती है, पर वो लड़का भाग जाता है तब तक। पर अभी तो शुरुआत हुआ था, वो भी सोच लेती है कि वो उन तीनों के साथ क्या करेगी। तो अब ये सब होने के बाद वो उस आंटी को थैंक यू बोलती है इतना साल उसका और उसके बेटे का ध्यान रखने के लिए। अब उसके इस बात से उस आंटी को भी पता चल जाता है कि वो ठीक हो चुकी है, तो इसलिए वो उसको हक करके थोड़ा रोती है, ऑब्वियसली थोड़ा इमोशनल होती है। एक्चुअली यूनजी की माँ उनका हेल्प की थी, उनका जान बचाई थी, तो इतना तो वो उसके लिए कर ही सकती थी ना। तो यही सारी बात करने के बाद वो यूनजी से पूछती है कि तुमको याद है मनसाई के पापा का नाम कौन है वो। आंटी तो इतना तक कहती है कि अगर वो इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है तो मैं विमेन फेडरेशन में जाऊंगी, हम पुलिस के पास जाएंगे और न्याय लेके रहेंगे। इस बात पे वो अपनी आंटी को कहती है कि नहीं शायद इसका जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पापा सोल्जर है और मैं जाऊंगी मिलिट्री बेस उनको ढूंढने के लिए, यहाँ का सब कुछ हो जाता है। तो अब चेंगियन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं या नहीं ये बात तो उसको भी नहीं पता, क्योंकि अगर लेना चाहते होते तो वो रिप्लाई जरूर करते और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो वो अपना नाम ये सब बताते ही क्यों। अब इसका आंसर उसको ऐसे ही तो पता नहीं चलेगा, उसको वहाँ जाना पड़ेगा, पर पहले यहाँ का चीज सारा सेटल डाउन कर लेगी उसके बाद। तो पहले वो उस आंटी से पूछती है उनकी बेटी के बारे में, मतलब वो अभी तक अनएम्प्लॉयड है या फिर कुछ करती है, जिसपे उसको पता चलता है कि उनकी बेटी अभी तक अनएम्प्लॉयड है, तो वो अपना जॉब उसको देने की बात करती है। अब इस बात पे वो आंटी कहती है कि अगर वो अपना जॉब उनकी बेटी को दे देगी तो उसका खुद का घर कैसे चलेगा, पर वो कहती है कि उसको तुरंत ही मिलिट्री बेस निकलना पड़ेगा क्योंकि उसको मनसाय का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करवाना है, तो ये जॉब का भी कोई मतलब नहीं है उसके लिए, तो इतना तो वो कर ही सकती है उस आंटी के लिए। अब उसका ये बात सुन के वो और डिनाई नहीं करती, पर हाँ बदले में वो पैसा जरूर देगी उसको ताकि उसका थोड़ा बहुत तो हेल्प हो जाए। अब ये सब बात जब चली रहा था तभी उसका स्टेप भाई कुछ लोगों को लेके आता है वहाँ पे। वो लोग रिवोल्यूशनरी कमेटी के मेंबर्स थे, उनसे उन माँ बेटे का शिकायत करता है, पर वो तो वापस से पागल होने का एक्टिंग करने लगती है और बेटा भी बहुत मासूमियत से बताने लगता है कि उसके मामा उसके साथ क्या क्या करते हैं, वो जो भी पैसा कमा के लाता है वो सब छीन लेते हैं, ऐसे ही उड़ा देते हैं उन पैसों को और पैसे डिमांड करते हैं और न देने पे उन माँ बेटे को पीटते भी है। ऐसे ही बोल बोल के खूब रोने भी लगता है। ऑब्वियसली उन दोनों के बात पे ही कोई भरोसा करेगा ना, और इतना तक तो फिर भी ठीक था। उन लोग की नेबर यानी कि वो आंटी वो भी उस ऑफिसर को यही सब बताती है कि वो लड़का और उसके फैमिली मेंबर्स मिलकर इन माँ बेटे को बहुत परेशान करते हैं। अब वो नेबर थी तो जो देखी थी वो बोली थी, तो इस बात पे उनको भरोसा करना पड़ता है। वैसे उस आदमी का हरकत भी कुछ ऐसा ही था, वो सभी के सामने उन माँ बेटे को डांटे जा रहा था। अगर वो लोग कुछ बोल रहे थे तो ऑफिसर तो उन माँ बेटे की बात पे ही भरोसा करेंगे ना, वो लोग उसी को अरेस्ट कर लेते हैं। हाँ उस टाइम पे उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं वहाँ पे और मार लड़ना चाह रही थी उस ऑफिसर से, पर उनको खुद भी तो अरेस्ट नहीं होना था ना, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता और उनके बेटे को लेके जाया जाता है वहाँ से। तो अब उन लोग के जाने के बाद वो फिर उस माँ बेटी को सुनाने का ट्राई करती है, पर फिलहाल वो आंटी थी वो उसके स्टेप माँ का कुछ भी चलने नहीं देती, तो वो अब बैठ के रोना शुरू कर देती है। इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड उसको कहते हैं कि ये सब तमाशा बंद करो और अपने बेटे को बाहर कैसे निकालना है इसके बारे में सोचो। इतना बोल के खुद बाहर चले जाते हैं, तो वो भी उसके पीछे पीछे भागती है और इस टाइम पे यूनजी उस आंटी को कहती है कि यही अच्छा मौका है अपनी बेटी को कहिए वो जॉब लेने के लिए। तो अब ये सुन के वो आंटी तो खुशी से वहाँ से चली जाती है और वो भी जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट देखती है और वो अपने साथ लेके आती है। उस पे वर्क परमिट था तो वो सांसान को दे देती है यानी कि उस आंटी की बेटी को, और अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी ले लेती है जो कि उसको काम आएगा मिलिट्री बेस जाने पे। हाँ उस टाइम वो आंटी उसको कुछ पैसा देती है जो कि उसके काम आएगा, तो वो कैलकुलेट भी कर लेती है कि उसको मैक्सिमम कितना पैसों का नीड होगा और बाकी वापस करने लगती है। पर ऑब्वियसली वो आंटी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको सारा पैसा लेना पड़ता है। तो ये सारी बातें करने के बाद वो आंटी और उनकी बेटी तो वहाँ से चली जाती है, पर फिलहाल ये लोग मिलिट्री बेस नहीं जा रहे थे क्योंकि इनका कुछ काम बाकी था। अब यूनजी के भाई का जॉब गया था तो नया जॉब तो ढूंढना पड़ेगा ना, तो वो जाती है अपने भाई के नाम से फॉर्म भरने के लिए। कहाँ का? तो ग्रेट नॉर्दर्न वाइल्डरनेस के कंस्ट्रक्शन में उसका भाई भी हाथ बटाएगा। हाँ वो काम काफी टफ था, पर इससे क्या हुआ, वो अपने भाई का फॉर्म भरवाती है। इसके बदले तो उसको पैसा भी दिया जाता है क्योंकि बहुत डेंजरस जगह जाके ये काम करना होता था जो करने के लिए बहुत कम लोग ही मानते थे, तो इसीलिए उसको पहले सब्सिडी दिया जाता है। अब ये लेके वो दोनों निकल जाते हैं और साथ में बातें भी कर रहे थे कि उसके भाई का तो वो जुगाड़ लगा दी, अब बाकी बचे उसके मम्मी पापा, तो अब उनका भी कुछ करना पड़ेगा। यही सारी बातें करके घर पहुँचते हैं तो वो अपने मम्मी पापा का बात सुनती है। उसकी माँ कह रही थी कि जो भी हुआ है सब कुछ यूनजी की वजह से हुआ है और अब तो सारा पैसा भी खत्म हो गया, तो उसको फिर से वही आदमी को ढूंढ के लाना पड़ेगा जिसको एक टाइम पे वो यूनजी को बेच रही थी, और अब तो यूनजी के खाने में उसको स्लीपिंग पिल्स मिलाना पड़ेगा ताकि वो उसका उस आदमी से शादी करवा पाए, तभी तो उसको पैसा मिलेगा ना। अब ये बात वो माँ बेटे सुन भी लिए थे तो सोल्यूशन भी सोच ली थी यूनजी। नेक्स्ट डे एज एक्सपेक्टेड उसकी स्टेप में ब्राउन शुगर वाटर बना के लेके जाती है उसके लिए, तो खुशी खुशी वो भी पीती है और उसका बेटा भी पीता है और दोनों बेहोश भी हो जाते हैं। और ये देख के उसकी स्टेप माँ बहुत खुश हो जाती है, जल्दी जल्दी ड्रेस लेके जाती है उसको पहनाने के लिए, पर जैसे ही पलटती है यूनजी सिर पे वार करती है और वो बेहोश हो जाती है। तो वो दोनों मिलकर फटाफट से उनको वो ड्रेस पहना देते हैं। इधर थोड़ी देर बाद मनसाई पॉलिश लेके जाते हैं अपने नाना जी के
लिए और कहता है कि नानी भिजवाई है। तो उसके नाना तो वो पी भी लेते हैं और साथ में सो भी जाते हैं। इधर यूनजी अपनी माँ को भेज देती है, लाइक नई नवेली दुल्हन जा रही थी वैसे, और थोड़ी देर बाद पहुँचती है अपने पापा के घर पे। माँ का सारा सामान वो गायब करवा देती है और थोड़ी देर में जब उसके पापा को होश आता है तो ऑब्वियसली कुछ भी सामान ना पाके वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं। उनको लग रहा था कि सब कुछ चोरी हो गया है। और तभी मनसाई वहाँ पे आता है। वो कहता है कि आप नानी माँ को ढूंढ रहे क्या? वो कहते हैं कि सारा फर्नीचर कहाँ पे गया? जिसपे मनसाई कहता है कि मैंने देखा था एक रेड ड्रेस पे एक दुल्हन थी, वो अपने डाउरी के लिए सारा सामान लेके चली गई। अब मानने वाला बात तो नहीं था, पर फिर भी वो भागते हैं घर के बाहर। अब वहाँ पे सारे पड़ोसी उनको मिलते हैं। हाँ, थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं उनका, पर साथ में कहते भी है कि वो सांग मतलब वही आदमी जिसको वो लोग यूनजी को बेच रहे थे, उस आदमी का नाम लेके सब लोग कह रहे थे कि उस आदमी की दुल्हन तो तुम्हारे घर से सब कुछ चोरी नहीं करके लेके गई, उस आदमी का नया नया शादी हुआ है। तो अब ये सुन के वो भी भागता है उस आदमी के घर पे। इधर उसके नानी को होश आता है तो उनको तो पता ही था कि सब कुछ यूनजी की है, तो गुस्सा आ रहा था, खुद को छुड़ा भी रही थी। तभी नशे की हालत में वही सांग आता है और वो तो उनको अपनी वाइफ ही समझ रहा था ना, तो उसी तरीके से ट्रीट करने लगता है। इतनी देर में वहाँ पे उसके हस्बैंड भी आते हैं और अब तीनों में लड़ाई होने लगता है। तभी पुलिस आके सब कुछ रोकते हैं और उनको देख के यूनजी के पापा कहने लगते हैं कि ये आदमी मेरे घर का सारा सामान चुरा लिया और मेरी वाइफ को भी, तो जल्द से जल्द इसको अरेस्ट किया जाए। अब पुलिस को भी कोई रिपोर्ट किया था कि यूनजी की माँ सब कुछ चुराई है, क्योंकि इस आदमी के घर पे ऐसे ही तो सारा सामान नहीं आ जाएगा ना बिना चुराए हुए, तो इसका मतलब इस सारा चीज में यूनजी की माँ का भी हाथ है, तो इसीलिए उसको भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पर वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया है और ये सब कुछ यूनजी की है। ऑब्वियसली ये मानने वाला बात नहीं था, क्योंकि वहाँ पे उन लोग का टीवी मिलता है और यूनजी कहती है कि ये तो मेरा है, मतलब वो अभी तक सबके सामने मेंटली इल ही थी। तो अब और कहने सुनने का कोई बात नहीं था, उन दोनों को अरेस्ट करके लेके जाया जाता है। इधर यूनजी उसी आंटी को कहती है कि आप क्लिनिक पे काम करती है ना, मेरा एक काम करेंगी? ऑब्वियसली वो हाँ ही बोलती है। तो अब थोड़ी देर बाद उसके पापा उसी क्लिनिक पे पहुँचते हैं और उनका ट्रीटमेंट वो आंटी ही करती है, वो भी बिना एनेस्थीसिया के। हाँ, ऑफिसर कहते भी है कि ऐसे ही किया जाता है क्या बिना एनेस्थीसिया के, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे। पर आंटी कहती है कि ये छोटा मोटा चोट है, इसमें एनेस्थीसिया देने का कोई नीड नहीं पड़ता। तो ऐसे ही थोड़ा मार पीट के उनको ट्रीट किया जाता है और उसके बाद एक रिपोर्ट लेके जाती है वो यूनजी के पास। ये रिपोर्ट ब्लड टेस्ट ग्रुप का था, मतलब उस टाइम पे डीएनए टेस्ट वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो इसीलिए ब्लड टाइप से अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में पता लगाया जाता था। तो वो कहती है कि मुझे जहाँ तक याद है मेरे स्टेप भाई का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और उसके पापा का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव था। तो वो आंटी कहती है कि ए बी वालों का बच्चा ओ पॉजिटिव कैसे हो सकता है, इसका मतलब जो आप समझ रहे वही है। और ये बात वो जाके अपने पापा को बताती है। वो पहले तो ये बताती है कि वो ठीक हो चुकी है, मतलब उसके बातों से ही पता चल रहा था। और दूसरी बात ये कि वो जिस लेडी के लिए उसके साथ ये सब कुछ कर रही, यानी कि उसकी स्टेप माँ, वो धोखेबाज है और ये जो उसका स्टेप भाई है वो तो उनका बेटा है ही नहीं, और किसका बेटा है वो तो उन लोग को पता नहीं। हाँ, ये प्रूफ करने के लिए वो उनको रिपोर्ट भी दिखाती है। ये बात उस आदमी के लिए मानना थोड़ा टफ था, तो वो डॉक्टर से भी पूछता है, पर एट दिन मानना ही पड़ता है। इस टाइम पे यूनजी कहती भी है कि किसी और के बेटे के लिए आपने अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ किया, तो अब उसी का डैड बन के खुश रहिए। इतना बोल के वो चली जाती है, पर ये बात वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, उनका डेथ हो जाता है वहीं पे। इधर इन लोग का काम अब हो चुका था यहाँ पे, तो आज ही के आज ये लोग मिलिट्री बेस जाने का डिसाइड करते हैं। स्टेशन पे वो आंटी भी आती है उन लोग को छोड़ने के लिए, कुछ खाने का भी देती है और थोड़ी सी सेंटिमेंटल भी हो गई थी, पर फिर भी उन लोग को तो जाना था ही, तो वो लोग चले जाते हैं। अब ट्रेन तो चल पड़ता है, पर वो बच्चा भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। बच्चा को अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा जाना। वो कह रहा था कि पापा तो हमसे मिलने भी नहीं आए इतने दिनों में, मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, मैं तो आपके ही साथ खुश हूँ। पर बात सिर्फ इतना सा नहीं था, यूनजी को पता था कि मनजाई अपने पापा को पसंद नहीं करता, पर हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन करवाना भी तो जरूरी था ना, और अगर उसके माँ उनसे शादी नहीं करेगी तो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन मिलेगा भी नहीं, और अगर ये नहीं मिलेगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, तो इसीलिए ये करवाना जरूरी था। साथ में वो अपने बच्चे से प्रॉमिस भी करती है कि अगर उसके पापा सही नहीं हुए, मतलब वो उन लोग पे ध्यान नहीं दिए, तो वो लोग उनके साथ नहीं रहेंगे, वो लोग आ जाएंगे वापस, और एक दूसरे के लिए वो दोनों ही काफी है। इधर हम उसके स्टेप भाई को देखते हैं। उसको बताया जाता है कि उसकी बहन उसके लिए फॉर्म भर दी है, जिसमें कि उसको ग्रेट नॉर्दर्न वाइल्डरनेस पे जाके काम करना था। हाँ, ऑब्वियसली वो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पे काम करना कितना टफ है, पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके पापा का डेथ हो चुका था और माँ अरेस्टेड थी, ये उसको बताया जाता है। इधर वो दोनों माँ बेटे जब अपने सीट पे बैठने जाते हैं तो वहाँ तो कोई और ही बैठा हुआ था। ये उनसे बहुत ढंग से उस आदमी को कहती भी है वहाँ से हटने के लिए, पर वो आदमी तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, उल्टा उससे आर्ग्यूमेंट करने लगता है वो आदमी। अब वो बोले भी तो क्या बोले। इधर हम दूसरे आदमी को देखते हैं। वो ऐसे ही किसी का बच्चा पकड़ के चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मुझे चीट की और मेरा बच्चा लेके भाग रही हो, ये बच्चा मेरा है, ऐसे ही करके तमाशा करने लगता है। उस बच्चे की माँ कहती रहती है कि नहीं ये बच्चा मेरा है, मुझे मेरा बच्चा दो। अब इसी बात पे वहाँ पे तमाशा होने लगता है। अब इस टाइम पे उस बच्चा को भी बहुत पेन हो रहा था, तो वो भी रो रहा था, और इस चीज से यूनजी को रियलाइज होता है कि ये आदमी पक्का इस बच्चे का पापा तो नहीं हो सकता, ये बच्चा को चुराने का कोशिश कर रहा है मतलब। इधर तब तक मंजर
उसी आदमी का बैग लेके उसके पास जाता है और वो कहता है कि आप गलती कर रहे हैं, मैं आपका बेटा हूँ गुदान। अब ये देख के तो वो चोर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि बच्चा सामने से चल के उसके पास आया, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ यही मेरा बेटा है। तो इसलिए वो मनसाय को वहाँ से चलने के लिए कह रहा था, पर मनसाय उसको एक बैग पकड़ाता है और ये देख के तो उस आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर जब तक जिसका बैग था वो देख लेता है तो वो आता है उन लोग के पास और अपना बैग छीनते हुए उस आदमी को कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरा बैग चुरा के भागा है, तो पनिशमेंट तो उसी को मिलेगा ना। अच्छा खासा पीटता है वो उसको। अब ये लड़ाई पीट देख के वहाँ पे ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और उनको देख के यूनजी सब कुछ बताती है कि ये आदमी उनके सीट पे बैठा था, तो वो भी तो कोई अच्छा आदमी था नहीं, और दूसरा तो उसके बच्चे को चुराने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए अब दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। हाँ, वो लेडी भी कहती है कि ये आदमी मेरा बच्चा चुराने की कोशिश कर रहा था, पर वो आदमी कहता है कि मैं इस बच्चे को कोई और समझ लिया था, वो मेरा बेटा है, यानी कि मनसाय। पर इस पॉइंट पे मनसाय जाके ऑफिसर्स को बताता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ, और वो जानता था कि ये आदमी उस बच्चे को चुराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसका बेटा बनने का वो नाटक किया। तो अब ये पता चलने के बाद मनसाय का सब लोग बहुत बड़ाई करते हैं और उन दोनों लोग को तो अरेस्ट किया ही जाता है। तो अब थोड़ी देर बाद वो लोग जब बैठे हुए थे तो वही लेडी आती है अपने बच्चे को लेके मनसाय को कुछ चॉकलेट देने के लिए, क्योंकि अगर आज वो नहीं होता तो शायद उसका बच्चा उसके साथ नहीं होता। तो अब इसी बहाने वो लोग बातें करना शुरू करते हैं। मनसाय उस ऑफिसर को बताया था कि उसके पापा ये नहीं है, उसके पापा एक सोल्जर है, तो ये तो वो भी लेडी सुनी थी। तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड भी एक सोल्जर है, तो तुम भी उनसे मिलने के लिए ही जा रही हो क्या? अब इसका आंसर वो कुछ नहीं देती, तो उसको लगता है कि शायद वो उस पर भरोसा नहीं कर रही है, इसलिए वो अपना नाम भी बताती है और लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी दिखाती है। मतलब वो प्रूव करना चाह रही थी कि हाँ वो मिलिट्री बेस ही जा रही है अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। पर इस टाइम पे वो बताती है कि ऐसा नहीं है कि वो उस पर भरोसा नहीं करती है, बस बात इतनी सी है कि उसके हस्बैंड कौन सा मिलिट्री यूनिट पे काम करते ये उसको नहीं पता। अब वो कैसे? तो यूनजी सबको सच उसको बताती है, मतलब जो भी उसके साथ हुआ है वो किस पर्पज से जा रही है, यानी कि मनसाय के लिए हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जा रही है, और साथ में वो उसको लेटर भेजी थी, लेटर का रिप्लाई नहीं है, हर कुछ बताती है। अब ये सुन के उस लेडी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर वो आदमी तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए डिनाई करेगा तो फिर हम उनके सीनियर के पास जाएंगे। अब ये सुन के तो वो भी खुश हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मिलिट्री बेस पे। हम चेंगियान को देखते हैं। उनको उनके पापा का कॉल आया था और वो चाह रहे थे कि वो मिस्सू को पिकअप करने के लिए जाए, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद उनके यूनिट आई थी, पर वो तो वहाँ जाने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो लड़की उनकी रिलेटिव नहीं थी, ऐसा वो कहते हैं। अब ये सुन के तो उनके पापा भी उनको डांटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो 30 साल के हो चुके थे और अभी तक शादी के बारे में नहीं सोच रहे थे। पर इस बात पे चेंगियान भी कहते हैं कि ये मेरा मैटर है तो मैं देख लूंगा। अब इतना बात करके कॉल तो काट देते हैं, पर फिर अपने पॉकेट से एक बटन निकालते हैं वो, और ये बटन था किसका? तो ये बटन था हमारी हीरोइन का, यानी कि वो अभी तक उसको भूले नहीं थे। उस रात को उनको एक मिशन पे जाना था तो उनको जाना पड़ा जल्दी में, पर जब वो वापस आए तो यूनजी तो वहाँ पे थी ही नहीं। ये देख के उनको बुरा तो बहुत लगा, पर वहाँ पे तभी उनको एक बटन मिला था और ये बटन वो अभी तक रखे हुए थे। अब प्रेजेंट में उनका फ्रेंड उनको देख लेता है यही बटन देखते हुए, तो वो समझ जाता है कि उनका मूड ऑफ है। और वो किस लिए? तो उनके पापा उन पे प्रेशर बना रहे पार्टनर ढूंढने के लिए। तो ये सारी बात जब उनका फ्रेंड जानता ही था तो आगे ज्यादा बात नहीं करता, वो चला जाता है वहाँ से। उसी टाइम पे उनको फिर से कॉल आता है और कॉल उठाते ही वो बोलने लगते हैं कि मैं मिस्सू को लाने नहीं जाऊंगा। पर ये कॉल उनके पापा का नहीं था, उनकी दादी माँ का था। और दादी उनको बहुत प्यार से समझाती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है, पर मुझे पता चला है कि वो वहीं पे रहेगी और वहीं पे काम करेगी, तो उसको अवॉइड करने से बेटर है कि तुम्हारे मन में जो भी है वो उसको क्लियरली बोल दो। अब ये बात उनको भी ठीक लगता है तो वो राजी हो जाते हैं। इधर उन लोग का ट्रेन फिर से रोक दिया जाता है। अब रीजन पूछने पे कुछ बताया तो नहीं चाहता है। एक आदमी आके सारे ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसका कुछ डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चोरी हो गया है, तो प्लीज वापस लाने में उसकी हेल्प करे। अब वो बात इंग्लिश में कर रहा था जो कि ऑफिसर्स को समझ में नहीं आ रहा था। ये देख के यूनजी उनके पास जाती है। वो कहती है कि वो उनकी मदद कर सकती है। अब पहले तो कोई इस पे भरोसा नहीं करता क्योंकि वो कैसे ही हेल्प करेगी, पर वो कहती है कि अगर ये मुझे उस चोर का अपीयरेंस बताए तो मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। अब बात ये भी था कि ड्रॉ करने के लिए लैंग्वेज समझना भी तो जरूरी है ना, तो वो कहती है कि मुझे इंग्लिश आता है। तो इसलिए यूनजी उस आदमी से इंग्लिश में ही बात करती है और इंग्लिश में ही कहती है उसका अपीयरेंस समझाने के लिए। वो जैसे जैसे समझाते हैं वो वैसे वैसे ड्रॉ करती है और थोड़ी ही देर में उस चोर का स्केच बन भी जाता है। तो अब तो बिना 1 मिनट का देरी किए हुए उस आदमी को पकड़ने के लिए भेज दिया जाता है और थोड़ी देर में वो आदमी पकड़ा भी जाता है और उस आदमी का सामान भी उनको वापस मिल जाता है। तब तो ऑफिसर तो यूनजी को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि ये बात वो ऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे और उसको रिवॉर्ड जरूर दिलवाएंगे। तो इतना बात करने के बाद वो लोग तो चले जाते हैं। सारे लोग भी बहुत बड़ाई करते हैं यूनजी का और ट्रेन वापस से स्टार्ट हो जाता है। तो वो आदमी भी उसको थैंक यू बोलता है, उससे नाम पूछता है। वो बताती है कि उसका नाम शेन यूनजी है, तो वो आदमी भी बताता है कि उसका नाम हैरी है और वो यूनजी का नाम जरूर याद रखेगा और वो अपने लोगों को उसके बारे में जरूर बताएगा। तो अब ये सब होने के बाद ट्रेन तो चल ही पड़ा था। थोड़ी देर में वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाते हैं। अब इस
स्टेशन से मिलिट्री बेस थोड़ा दूर था तो उन लोग को कोई गाड़ी लेना पड़ेगा, पर इसका नीड नहीं पड़ता क्योंकि मिस तोंग को लेने के लिए आ जाता है एक आदमी वहाँ पे। मतलब मिस तोंग के हस्बैंड भेजे थे किसी को उनको लाने के लिए। तो वो पूछते भी है तोंग से कि ये कौन है। वो कहती है कि वो भी किसी सोल्जर की वाइफ है तो इनको भी लेके चलने के लिए। तो वो उन दोनों को ही लेके जाते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद यूनसी अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देती है और जो चेक कर रहे थे वो सोचते हैं कि सब अपने अपने फैमिली मेंबर्स को लेने के लिए आते हैं, पर इनको तो लेने के लिए कोई भी नहीं आया है। तो इसीलिए वो उससे उसके हस्बैंड का नाम पूछते हैं। वो जैसे ही बताने वाली रहती है तभी तो लेडीज को बात करते सुनती है कि कमांडर को आज ब्लाइंड डेट पे गए हैं स्टेट रन रेस्टोरेंट में। दूसरी लेडी कहती है कौन कमांडर को, जिस पे पहली वाली लेडी कहती है कि कमांडर को चेंग यान। अब ये बात सुन के यूनसी को भी बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो जिससे मिलने आई वो ब्लाइंड डेट पे चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने लाइफ में किसी और को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं क्या? तो उन लोग का क्या होगा? अब ये सब कुछ दिमाग में चल रहा था तभी मंजाई भी कहते हैं कि वो आदमी मुझे पसंद नहीं है, वो चीटर है। पर यूनजी समझाती है उसको कि एक बार तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन मिल जाता है उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से। तो अब इसके लिए तो उन लोग को जाना पड़ेगा चेंगयान के पास। तो इसीलिए वो मिस तोंग से पूछते कि स्टेट रन रेस्टोरेंट कहाँ पे है। अब वैसे चेंगयान के बारे में ये बात मानना मिस तोंग के लिए भी काफी डिफिकल्ट था क्योंकि चेंगयान का बहुत अच्छा खासा रेपुटेशन था, पर अगर वो ऐसा किए है तो उनको भी माफी नहीं मिलेगा। ये बात तो वो भी सोच रही थी, पर फिलहाल वो यूनजी को उस रेस्टोरेंट का एड्रेस बताती है। तो अब ये जान के वो दोनों माँ बेटी तो वहाँ पे चले जाते हैं, पर बाकी लोग के लिए ये सोचना बहुत ही ज्यादा टफ था क्योंकि कमांडर को तो अभी तक अनमैरिड थे ना, और अचानक से उनकी वाइफ आ गई, इतना बड़ा बच्चा आ गया, तो इस बात पे भरोसा करना किसी के लिए भी टफ ही था। पर जो भी था, इधर हम उस रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे चेंगयान बैठे हुए थे। वहाँ पे मिस सू भी आती है। वो आके खुद ही बोलने लगती है कि मैं जानती हूँ आप काफी बिजी होंगे कल, इसीलिए मुझे पिक करने के लिए नहीं आए, पर आज आप मुझसे मिलने आए इसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। और इतना बोलते बोलते उनको सर्व भी करने लगती है, पर वो इस चीज के लिए उसको मना करते हैं और क्लियरली कहते हैं कि हम दोनों किसी भी चीज में रिलेटेड नहीं है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो आज से तो तुम यहीं रहोगी पर मुझसे दूर रहना, बिना मतलब का मुझसे मिलने आने का कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो कहते हैं बिल मैंने दे दिया है तो तुम आराम से खाओ। तो अब बात तो खत्म हो गया था, वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बाहर से आवाज आता है, उनका नाम लेके बोला जा रहा था कि वो बहुत बुरे इंसान है, वो अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ के यहाँ पे किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पे आए हैं, वो एक चीटर है। अब ये सारा बात सुन के तो उनका भी दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसे कैसे कोई भी आके उनको कुछ भी बोल रहा है। तो वो जाते हैं बाहर, और बाहर जाके तो वो देखते ही रह जाते हैं क्योंकि 6 साल पहले वाली लड़की आई थी वहाँ पे। इधर यूनजी को देख के तो मिसू चिल्लाना शुरू कर देती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, इनका अभी तक शादी नहीं हुआ है तो इतना बड़ा बच्चा कहाँ से आ गया। पर चेंगयान उसको चुप रहने के लिए कहते हैं और सीधे पूछते हैं कि तुम 6 साल पहले वाली लड़की हो। इस बात पे वो कुछ नहीं कहती, पर बच्चा पूछता है कि आपको चेंगयान है। वो कहते हैं हाँ। अब गुस्सा में वो ऐसे ही कीड़ा उठा के उनके ऊपर फेंकता है, पर उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो कहते हैं कि मैं इसे तुम्हारा गिफ्ट समझूंगा। तो इसके बाद चेंगयान यूनजी से कहते हैं कि मुझे बात करना है तुमसे। वो कहती है हम बात कर सकते हैं पर आपके सीनियर के सामने। हाँ, ये सुनकर सबसे ज्यादा मिर्ची मिस सू को ही लगता है, वो तो खूब सारा कुछ बोलने लगती है, पर चेंगयान कहते हैं कि ढंग से बोलो, फैमिली है ये लोग। तो अब थोड़ी देर में सब लोग पहुंचते हैं पॉलिटिकल कमिश्नर के पास। वहाँ जाके यूनजी उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती है, उसको अपने बच्चे का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करवाना था। उसके बाद डिवोर्स भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वो भी मंजूर है। और उसके बाद इस बात से भी उसको कोई मतलब नहीं है कि कमांडर को किसको डेट करते हैं और किसको नहीं। चेंगयान कहते हैं कि मैं कोई डेट पे नहीं गया था, पर बच्चा चिल्लाना शुरू कर देता है कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मेरी माँ को 6 साल तक अवॉइड किया। पर इस बात पे उनके सीनियर ही कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देखा है इतने सालों में ये कभी भी ब्लाइंड डेट पे नहीं गया है। तो इसके बाद चेंगयान बोलना शुरू करते हैं कि वो जिस लड़की से भी मिलने गए थे रेस्टोरेंट में, वो मेयर काओ की वाइफ की भतीजी है। मैं तो उससे रेस्टोरेंट में मिलने गया था उसको मना करने के लिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और मैं सच में तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था। ये सुन के यूनसी कहती है कि 6 साल पहले मैंने लेटर भेजा था, उस पे तो मेरा एड्रेस था ही, तो इस हिसाब से 6 साल से तुम मुझे ढूंढ रहे थे और अभी तक मैं नहीं मिली। ये सुन के वो कहते हैं कौन सा लेटर, मुझे कोई लेटर नहीं मिला। ये सुन के वो कहती है जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने आपको 2 लेटर्स भेजे थे, पर मुझे तो किसी का रिप्लाई नहीं आया और ना ही आप कभी मुझसे मिलने आए। अब इतना बोल के वो तो उनको रिसीप्ट भी दिखाती है। तो इसका क्या मतलब, उनको लेटर मिला नहीं या फिर कोई छुपा लिया, क्या हुआ, इस बात का उनको कोई भी आइडिया नहीं था। तो वो अपने सीनियर को कहते हैं कि वो सारे लेटर्स का रजिस्टर चेक करना चाहते हैं 6 साल पहले का। इससे उनको भी कोई दिक्कत नहीं था, पर हाँ वो यूनजी से 3 दिन का टाइम जरूर मांगते, 3 दिन बाद वो उसको एक्सप्लेन करेंगे जो भी है। तो अब इस चीज से यूनजी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उसका एक मन कह रहा था कि सच में इनको कोई लेटर नहीं मिला क्या, या फिर कोई छिपा दिया। अब सच तो उसको भी नहीं पता था, किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी कैसे। पर जो भी तब वो कहती है कि मंजाई आपका ही बेटा है तो आपको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। वो कहती है कि मुझे मंजाई का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करवाना है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसकी स्कूलिंग पे दिक्कत होगा, और ये अगर बिना शादी के बच्चे का रजिस्टर नहीं होता तो मैं शादी करने के लिए भी रेडी हूँ। वो कहते हैं कि हाँ शादी
शादी करना पड़ेगा, सिर्फ यही एक नियम है, बिना हमारी शादी के मंजाए का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नहीं होगा। अब वैसे ये चीज कोई जरूरी नहीं था, पर चेंगन बहुत दिन से उसका वेट किए थे, तो वो उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए वो अपने सीनियर को इशारा भी करते हैं, तो उनके सीनियर भी ये सेम बात बोलते हैं। अब यूनजी के पास तो कोई और ऑप्शन था नहीं, वो भी शादी करने के लिए रेडी हो जाती है, तो लगे हाथों उन लोग को मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे भी दिया जाता है। उनके सीनियर कहते हैं कि ये फॉर्म भर लेने के लिए उसके बाद उन लोग का पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेक होगा, और ये पास हो जाता है तो उन लोग को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और फैमिली कंपाउंड के अप्रूवल के लिए उन लोग का मैरिज सर्टिफिकेट नीडेड है, तो इसलिए वो उनको कहते हैं कि इन लोग के लिए मिलिट्री गेस्ट हाउस में अरेंजमेंट करवा दो। पर तभी वहाँ पे मिस टोंग आती है, वो कहती है कि गेस्ट हाउस में रहने का क्या जरूरी है, तुम लोग हमारे घर पे रह सकते हो। उसके घर पे एक रूम खाली था, तो उसमें वो दोनों रह सकते हैं, और मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद तो उनका अपना घर हो ही जाएगा। हाँ, यूनजी उन लोग के साथ रहने के लिए थोड़ा हिचकिचा रही थी, क्योंकि उन लोग को प्रॉब्लम होगा ना, पर वो कहती है कि नहीं, ऐसे हम चेंगन पे नजर भी रख सकते हैं, तो वो भी मान जाती है उन लोग के साथ रहने के लिए। इधर चेंगन उन लोग का बैग उठाते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए, पर माँ बेटे का बस इतना सा सामान देके उनको भी लगता है कि ये लोग का पास्ट अच्छा तो नहीं बीता है। पर जो भी था, मिस टोंग यूनजी को कहती है उसके साथ चलने के लिए, और मंजाई को पकड़ा देती है चेंगन को। अब ये दोनों तो इधर निकल जाती है, पर मंजाई थोड़ा हिचकिचा रहा था उनके गोदी चढ़ने में, पर फिर थोड़ा हिचकने के बाद वो उनके गोद चढ़ जाता है। अब ऐसे ही जाते जाते मंजाई एक और सोल्जर को देखता है, तो वो उस टाइम एक्सरसाइज कर रहे थे, जिससे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो यूनजी को कहता भी है उन लोग को देखने के लिए, पर चेंगन तब कहते हैं कि आपके पापा के पास इससे भी ज्यादा स्किल्स है। ये बात जानने के बाद भी मंजाई कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, मतलब वो अपने पापा से कटा कटा सा था। पर उन लोग को देख के ऐसा लग रहा था कि चेंगन सच में मंजाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ये चीज मिस टोंग कहती है यूनजी को, पर यूनजी कहती है कि एक बार इस लेटर का सारा कुछ मुझे पता चले, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि इन पे भरोसा करना है या नहीं। तो अब ऐसे ही चलते चलते वो लोग उसके घर पे पहुंच भी जाते हैं। मिस टोंग का बेटा तो बहुत ज्यादा खुश होता है मंजाई को वहाँ पे देख के, पर उतना ही डर जाता है चेंगन को वहाँ पे देख के। अब ये चीज देख के यूनजी को भी काफी अजीब लगता है। वो कहती है कि आपसे एक बच्चा भी डरता है, ऐसा क्या करते हैं आप। अब ऐसे इस बात का आइडिया चेंगन को भी नहीं था। वो कहते हैं मुझे नहीं पता ये क्यों मुझसे डर रहा है। इस बात पे मिस टोंग हंसते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, एक्चुअली ये जब भी कुछ बदमाशी करता है ना, तो इसके पापा चेंगन का ही नाम लेते हैं इसको डराने के लिए, और इन्हीं का नाम सुन के ये शांत भी होता है। अब इस बात पे चेंगन को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो उस बच्चे से प्यार से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं बच्चों को मारता नहीं हूँ। तो अब ये सारी बातें होने के बाद बच्चे तो चले जाते हैं खेलने के लिए, वो दोनों भी अंदर जाने लगती है, पर चेंगन यूनजी को रोक के कहते हैं कि तुम पहले क्यों नहीं आए मुझे ढूंढने के लिए। वो कहती है कि मैं थोड़ा दिन तक इंतजार की थी आपके रिप्लाई का, और इसके बाद प्रेगनेंसी के उस स्टेज पे मुझे ट्रेवल करना सही नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि बच्चे के जन्म के बाद आपके पास आऊंगी। पर उसके बाद मेरी स्टेप मॉम मेरे बच्चे को बेचना चाह रही थी, और उनसे अपना बच्चा वापस लेने के चक्कर में मेरे सिर पे चोट लग गया और मैं पागल हो गई। अभी हाल ही में ठीक हुई हूँ, तो यहाँ पे आई हूँ। अब ये सुन के वो उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि वो उसके पास नहीं गए इतने सालों में। पर वो कहती है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जो बीत गया वो बात गया, और वैसे भी एक बार हाउस होल्ड रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद मैं आपसे डिवोर्स ले लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और बच्चा मेरा है तो मैं संभाल लूंगी, आपको दोबारा शादी करने में कोई परेशानी नहीं आएगा। वो कहते हैं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। अब इस पॉइंट तक वहाँ पे मिस टोंग भी आ जाती है, कहते हुए कि डिनर बनाने का तैयारी मैंने शुरू कर दिया है, तो आप भी रुक जाइए खाना खाने के लिए। अब मिस टोंग की इस बात पे यूनजी कहती है कि मैं बना देती हूँ ना, मेरे वजह से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसका हेल्प करने के लिए उसके हस्बैंड तैयार थे, तो मिस टोंग भी नहीं रोकती, क्योंकि इसी बहाने दोनों का रिश्ता थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो अब थोड़ी देर में दोनों लग जाते हैं खाना बनाने में। एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि वो गर्म पानी में गिरने वाली थी, पर वो उसको बचाते हैं, और ये थोड़ा क्लोज आने का माहौल बन जाता है। पर तभी किसी का आवाज आता है, और ये माहौल खराब भी हो जाता है। इधर बाहर मिस टोंग के हस्बैंड आए थे, तो वो भी देखते वहाँ पे मंजाए को, तो वो पूछते हैं कि उनके घर पे ये कौन है, तो उनकी वाइफ सब कुछ बताती है, यानी कि कमांडर गू की वाइफ और बच्चे वहाँ पे रहने के लिए आए हैं। हाँ, ये बात उनके लिए भी मानना थोड़ा टफ था। तो जब सब लोग खाने के लिए बैठते, तो वो ये क्वेश्चन करते हैं चिंगान से कि इतने दिन से वो अपनी वाइफ को छुपा के रखे हुए थे, और इसी से रिलेटेड और सारा क्वेश्चन कर रहे थे, और उनकी वाइफ उनको इशारा करती है कि ये कोई टाइम होता है ऐसा क्वेश्चन करने का, और साथ में उन लोग को भी कहती है कि इनको पता नहीं है कहाँ क्या बोलना है। और इतना कुछ बोलने के बाद चिंगान को भी बोलती है कि ये माँ बेटे बहुत कुछ झेले है पास्ट में, तो आगे से आप इनका ध्यान रखिएगा। वो भी कहते हैं कि हाँ जरूर। तो ऐसे ही खा पी के सारे लोग ये टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। उधर मिस सू जाती है अपनी आंटी के पास रोते धोते, और जो भी अभी वो देख के वो सब कुछ बताती है, और साथ में ये भी बताती है कि उस लड़की और उसके बच्चे को चेंगन एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा बात नहीं था कि मिस सू को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि 6 साल पहले वो यूनजी का लेटर देखी थी जो चेंगन के लिए भेजा गया था, पर वो उस लेटर को छिपा दी थी। अब ये सुन के उसकी आंटी उस पर बरसना शुरू कर देती है, क्योंकि ये सही काम नहीं है, इस पे कार्रवाई किया जा
सकता है और ये चीज साबित होने पे उसको लीगली सजा मिलेगा। इस बात पे वो कहती है पर वो क्या करती, वो पसंद करती है चेंगयान को, वैसे वो किसी और के साथ नहीं देख सकती तो उसको जो ठीक लगा वो करी। पर अब उसको ये भी डर था कि अगर इस लेटर के बारे में किसी को पता चल गया तो, जिसपे उसकी आंटी कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये बात बस अपने तक रखना, किसी को भी कुछ भी बताने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुन के थोड़ा उसको भी रिलैक्स फील होता है क्योंकि एविडेंस तो वो कोई छोड़ी नहीं थी और अगर वो किसी को कुछ नहीं बताएगी तो किसी को कैसे ही कुछ पता चलेगा। इधर हम चेंगयान को देखते हैं जो अपने रूम पे आए थे। उनका फ्रेंड उनको यही बता रहा था कि पता है हमारे ग्रुप में कोई आदमी है जो ब्लाइंड डेट पे गया हुआ था और तभी उसकी वाइफ और उसका बच्चा आ गए, यही सारी बातें कर रहा था। पर चेंगयान का मूड ऑफ था थोड़ा। वो कहते हैं कि एक लड़की को क्या क्या गिफ्ट दिया जा सकता है। अब ये सुन के तो उनका फ्रेंड भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि चेंगयान लड़की का बात कर रहे कैसी। पर फिर भी वो बताता है, वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी को कुछ गिफ्ट देना है तो ऐसा दो जो उस इंसान के दिल को छुए, वरना कितना भी फैंसी गिफ्ट हो कोई काम का नहीं रहता वो। अब ये सुन के उनको याद आता है उनके वाइफ और बच्चे का हुलिया। तो वो सोचते हैं कि वो उन लोग को डिपार्टमेंट स्टोर लेके जाएंगे कुछ शॉपिंग करवाने के लिए। अब नेक्स्ट डे सुबह सुबह ये बात मिस सू को भी पता चल जाता है कि चेंगयान यूनसी को लेकर डिपार्टमेंट स्टोर गए हैं। तो इसलिए वो किसी को कॉल करती है और वो याद दिलाती है कि वो डिपार्टमेंट स्टोर की रेगुलर कस्टमर है, तो इसीलिए वो चाहती थी कि उसका हेल्प किया जाए, बदले में तो वो कुछ देगी ही उसको जिससे वो बात कर रही थी। अब हेल्प किस तरीके का करना था ये हमें नहीं पता चलता क्योंकि हम तो देखेंगे ना। इधर वो उन दोनों को लेके आते हैं उसे स्टोर पे, पर बीच में उनका फ्रेंड उनको मिल जाता है और अब उसको पता चल भी जाता है कि वो जिसका बात कर रहा था वो तो चेंगवा नहीं है, मतलब उनकी वाइफ और बच्चा यहाँ पे है। तो अब सच पता चला था तो शॉक तो लगता है, पर फिर वो उसको कहता है कि आप इनको गलत मत समझिएगा, ये बहुत सेंटिमेंटल है। और अभी तक ये वो बटन, अब बटन नाम सुन के वो चुप करवाने का ट्राई करते हैं, पर यूनसी क्यूरियस हो जाती है कौन सा बटन ये जानने के लिए। तो वो बताता है कि 6 साल से चेंगयान एक बटन लिए हुए है और ये बटन उसको तब मिला था जब वो एक मिशन से वापस आया था, तो क्या ये आपका है। अब इस बारे में वो चेंगयान से पूछती है क्योंकि उसको भी नहीं पता। चेंगयान तो मना कर रहे थे पर उनका फ्रेंड कहता है कि उनके पॉकेट में है, तो अब उनको वो बटन दिखाना ही पड़ता है। वो कहती है कि उस टाइम से आप ये बटन संभाल के रखे हुए हैं। वो कहते हैं हाँ। अब इस पॉइंट पे उनका फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। वैसे बहुत बड़ा हेल्प कर दिया था वो उनका, ये बात वो कहता भी है उनको। पर जो भी था ये सब सुन के उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अब तीनों अंदर जाते हैं। अब अंदर जाके वो लोग एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी एक स्टाफ उन लोग को देख के कहने लगती है कि आजकल कोई भी आ जाता है क्या स्टोर पे, ऐसे ही करके उसके अपीयरेंस का मजाक उड़ाने लगती है। इस पॉइंट पे वो एक कपड़ा देख रही थी और वो कपड़ा सिंथेटिक फाइबर का था जो कि ब्रीदेबल नहीं था, तो वो नहीं देने का ही सोचती है और साथ में उस स्टाफ से कहती भी है कि ये कपड़ा महंगा है, लगता तो नहीं है देख के, ये कपड़ा तो काफी सस्ता लग रहा है। इस बात पे वो स्टाफ कहती है कि तुमको ये सारा कपड़ा सस्ता लग रहा है, बोलती है तो है, हाथ भी उठाने लगती है और उसका हाथ चेंगयान पकड़ते हैं। अब वो ऐसे वैसे तो कमांडर थे नहीं, उनका नाम सब लोग जानता था, तो इसीलिए शॉपकीपर आके उनसे माफी मांगने लगता है। पर फिर भी चेंगयान कहते हैं कि वो इस स्टाफ के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं, कोई ऐसे कैसे उनकी वाइफ और बच्चे को कुछ भी आके बोल देगा। पर ये बात आगे न बढ़े इसीलिए शॉपकीपर उस स्टाफ को कहते हैं माफी मांगने के लिए। वो माफी मांगती भी है पर चेंगयान कहते हैं कि उनसे नहीं, उनकी वाइफ से माफी मांगो। तो अब वो उनकी वाइफ से भी माफी मांगती है और साथ में ये भी कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम किसी सोल्जर के फैमिली मेंबर से हो। अब ये सुन के वो कहती है कि तुम सिर्फ मुझसे इसीलिए माफी मांगी क्योंकि मैं मिलिट्री की फैमिली मेंबर हूँ, इसका मतलब नॉर्मल कस्टमर्स के साथ तुम ऐसे ही बदतमीजी करती होगी, उनका इंसल्ट करती होगी। इतना बोल के वो ओनर को कहती है कि ये आपके स्टोर के लिए सही नहीं है, आपके स्टोर का तो रेपुटेशन भी खराब हो रहा होगा इस वजह से। अब ये बात तो सही था, वहाँ पे 2 कस्टमर आई हुई थी, वो लोग भी आपस में यही बात कर रही थी कि वो लेडी बहुत बदतमीजी से बात की थी उन लोगों से लास्ट टाइम जब वो लोग परचेज करने आए थे कुछ। तो अब ये तो साबित हो जाता है कि यूनसी जो बोल रही है वो सही बोल रही है और उसके हस्बैंड भी कहते हैं कि मेरा भी यही मतलब है। तो अब वो ओनर उस स्टाफ को निकाल देते हैं। वो बहुत माफी मांगती है, वो तो सारा सच भी बता देती है यूनसी को। वो कहती है कि ये सब कुछ वो अपने मन से नहीं की है, वो मिस सू के कहने पे सब कुछ की है। अब वो तो यूनसी समझी कि इसके पीछे हाथ किसका था, पर किसी कस्टमर से बदतमीजी से बात करना ये भी तो सही तरीका नहीं है ना, तो इसका पनिशमेंट तो उसको मिलना ही चाहिए। तो उसको जॉब से निकाल ही दिया जाता है। तो अब ये सब होने के बाद चेंगयान उसको कहते हैं कुछ अपने लिए खरीद लेने के लिए, पर वो कहती है कि नहीं, मतलब उसको पसंद नहीं आया था ना कोई भी कपड़ा, तो इसलिए वो नहीं खरीदती। पर वो अपने बेटे के लिए एक टॉय जरूर खरीदते हैं और घर आके जब उनका बेटा अपने दोस्त को ये टॉय दिखाता है तो वो बताता है कि वो उस स्टोर का सबसे महंगा टॉय है और बहुत ज्यादा अच्छा भी है। तो वो दोनों चले जाते हैं खेलने के लिए। इधर ये दोनों भी तो आ ही चुके थे ना, यूनसी कुछ कपड़ा खरीद के लाई थी, मतलब वो अब अपना कपड़ा सिल के पहनना चाह रही थी। यही बात वो मिस टोंग को बताती है और उनसे उनका सिलाई मशीन बोरो करने की भी बात करती है। अब इस चीज से मिस टोंग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तभी उसको चेंगयान कहते हैं कि उनको कुछ काम है तो उनको जाना पड़ेगा, वो कल आएंगे। पर यूनसी कहती है कि ऐसा आपको रोज रोज आने का कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक ही हूँ। इतना बोल के वो चली जाती है। पर मिस टोंग अब चेंगयान से बात करती है, वो उनको समझाती है कि रिश्ता कैसे चलता है। वो कहती है कि ये जितना ही आपको आने से मना करे आप उतना
ही इसके करीब आइए, तभी तो आप लोग का रिश्ता अच्छा होगा ना। और अगर आप आइएगा ही नहीं तो कैसे रिश्ता मजबूत होगा, आपकी वाइफ और बच्चे फिर से चले जाएंगे। अब ये बात तो उनको भी शायद समझ आ गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो अपना कपड़ा सिल रही थी। वो प्योर कॉटन का कपड़ा खरीद के लाई थी और उससे अपना कपड़ा बना रही थी जो उसको कंफर्टेबल लगता है, और काफी सुंदर शर्ट और स्कर्ट सिल के तैयार भी कर देती है। ये देख के तो मिस तोंग भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जिस बात पे यूनसी उनको कहती है कि मैं आपके लिए भी ये कपड़ा बना सकती हूँ, पर वो कहती है कि मैं ऑलरेडी 30 की हो चुकी हूँ, मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगी क्या। इस बात पे यूनसी कहती है कि क्या प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली आप पहन सकती हैं, इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है, और ऐसे भी 70-80 साल की भी लेडी पहनती है स्कर्ट, तो अब क्या वो उनके लिए भी सी देती है। और वो भी सुंदर ही लग रही थी वैसे उस ड्रेस में। अब थोड़ी देर बाद यूनसी भी अपना बनाया हुआ कपड़ा पहन के रेडी हो जाती है, बहुत सुंदर लग रही थी वो भी, और चेंगियान भी उसको देख के लाइक देखते ही रह जाते हैं। देन वो जो बात बताने आए थे वो बताते हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कमिश्नर ली अभी किसी को भेजे थे ये बताने के लिए कि वो सारा फाइल्स मिल चुका है, तो अब वो दोनों जाते हैं वहाँ पे। उन लोग के सीनियर उन लोग को बताते हैं कि हाँ लेटर आया था 6 साल पहले, पर चेंगियान को मिला क्यों नहीं। ये क्वेश्चन उनके मन में अराइज होता है। वो पूछते हैं कि उस टाइम पोस्टमैन कौन था, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पोस्टमैन से किया जाना चाहिए ना। पर तब पता चलता है कि उस टाइम पोस्टमैन जो था उनका नाम जांग था, और वो कब के रिटायर होकर अपने होम टाउन जा चुके हैं। और इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है कि 6 साल पहले कोई तो आया था उनसे मिलने के लिए, और उसके बाद ही वो अपने होम टाउन चले गए थे सब कुछ छोड़ के। इस बात पे चेंगियान कहते हैं कि और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि ये अपराध कोई छोटा मोटा नहीं है, किसी का शादी बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। अब ये बात उनके सीनियर भी समझ रहे थे, और वो कह दिए थे कि आगे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और बात रहा उन लोग का पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेक होने का, तो वो भी जल्दी हो जाएगा ताकि उन लोग को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए। ये भी चीज वो कहते हैं उन लोग को। इधर में सू अपनी आंटी से पूछती है कि अगर यूनसी को कुछ भी होता है तो इसका मतलब उसका शादी नहीं हो पाएगा चेंगियान से। वो कहती है हाँ। अब ये सुन के वो भी सोच लेती है कुछ करने का, पर क्या ये तो वही जाने। इधर उन दोनों को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे और साथ में बात भी कर रहे थे। चेंगियान उसको कह रहे थे कि तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा सिर्फ मातृभूमि का सोचता था, सिर्फ अपनी धरती को बचाने का सोचता था, पर तुमसे मिलने के बाद मैं तुम लोग के भी बारे में सोचना चाहता हूँ, मैं तुम लोग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोग का लाइफ अच्छा नहीं बीता है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। अब इस बात पे वो भी कहती है कि ठीक है। देन वो कहते हैं कि मंजाय चाहता था ना मेरे साथ शूटिंग पे चलने के लिए, तो चलो फिर हम लोग सब चलते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद वो उन दोनों को वहाँ पे लेके जाते हैं, और वो अपने बच्चे को अपना स्किल्स दिखाते भी है। और बच्चा तो छोड़ो, बच्चा की माँ भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद वो अपने बच्चे को भी करने के लिए कहते हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं वैसे, एंड देन अपनी वाइफ को भी कहते हैं ट्राई करने के लिए। पहले तो वो अकेले करती है तो उससे सही से निशाना लगता नहीं है, पर फिर वो उसकी हेल्प करते हैं तो वो भी इजीली निशाना लगा पाती है। उस टाइम पे उन लोग को आके एक आदमी बताते हैं कि उन दोनों को ये पॉलिटिकल कमिश्नर ली बुला रहे हैं, उन लोग के बैकग्राउंड चेक में कोई प्रॉब्लम आया है। अब ये सुन के वो अपनी वाइफ और बच्चे को कहते हैं जाने के लिए घर, क्योंकि वो देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो अकेले जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे मिस्सू पहले से ही थी, और वो उनको कहती है कि आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यूनसी के बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है। और वो क्या है, तो उसकी आंटी बताती है कि यूनसी कैपिटलिस्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, और वो खुद मिलिट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो अगर वो यूनसी से शादी करते हैं तो उनके प्रमोशन होने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए उनके सीनियर भी चाह रहे थे कि वो अच्छे से सोच ले, पर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो कहते हैं कि नहीं उनको कुछ नहीं सोचना है, प्लीज अप्रूव कर दिया जाए, वो चाहते हैं शादी करना। हाँ मिस सू भी उनको बहुत कहती है कि तुम क्यों शादी कर रहे हो उससे, वो तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए आई है, पर उसका सुन कौन रहा था यहाँ पे। उसी टाइम पे वहाँ पे आती है यूनसी, और वो कहती है कि शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। 1956 में उसके फैमिली का भी सारा एसेट्स डोनेट कर दिया गया था, तो इसका मतलब वो लोग कैपिटलिस्ट नहीं है, वर्किंग क्लास के ही लोग हैं। अब ये सुन के उन लोग के सीनियर उसकी आंटी भी बरसने लगते हैं, क्योंकि ये चेक करना तो उनका काम था ना, और वो यूनसी का बैकग्राउंड ऐसे चेंज कैसे कर सकती है, इसके लिए उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। सीनियर तो ये भी कहते हैं कि तुम सब कुछ अपने भतीजे के लिए कर रही हो क्या, ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। तो अब ये सुन के ऑब्वियसली वो आंटी माफी मांगती है, और ये भी कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, पर सब जान रहा था वहाँ पे की बात क्या है, तो इसलिए उन लोग के सीनियर अभी के अभी उन लोग का पॉलिटिकल बैकग्राउंड अप्रूव कर देते हैं, और साथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यूनसी से माफी भी मांगते हैं। अब इतना बात होने के बाद वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, पर वो सीनियर उसकी आंटी को डांटते हैं और कहते भी है अब कि 3 साल तक प्रमोशन के बारे में तो तुम सोचना मत। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मंजे पे। वो बहुत खुश था क्योंकि अब वो स्कूल जा सकता था, क्योंकि ये बात तो डिसाइड हो गया था ना कि उसके पापा मम्मी को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो इसका मतलब हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और वो स्कूल जा भी पाएगा। तो अब बच्चा तो चला जाता है, पर यूनसी अपने हस्बैंड से पूछती है कि अगर मेरा फैमिली कैपिटलिस्ट होता तो भी आप मुझसे शादी करते क्या। वो कहते हैं हाँ तो क्या। अब ये सुन के तो उसको अच्छा लगता है, ये वो भी उसके करीब आते हैं, पर कुछ कहने के लिए वो उसके कान में कहते हैं कि चलो मार्केट चलते हैं। पर क्यों, तो वेडिंग कैंडी खरीदने के लिए। इधर हम मिस्सू को देखते हैं जिसकी आंटी कह रही थी कि ये सब कुछ के बारे में उसके अंकल को भी पता चल गया है, तो वो चाहते हैं कि वो लोग
पर्सनली जाके कमांडर गु से माफी मांगे और उनको उनकी शादी का बधाई दे। अब ये तो ऑब्वियस था कि मिस सू ऐसा करना कुछ भी नहीं चाहती थी, पर उसकी आंटी भी कह देती है कि अगर इस घर में रहना है तो तुमको ये करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे अंकल से मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। इधर चेंगन तो बहुत ज्यादा खुश थे, वो वेडिंग कैंडी ला के मिस टोंग और उनके बेटे को दे रहे थे और वो लोग भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे शादी करने के लिए। वैसे ये सब तो ठीक है, पर उन लोग को अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट मिला नहीं था, मिलने का बात ही हुआ था। तो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए वो लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तो ऑब्वियसली उस फोटो में उनका बच्चा तो होगा नहीं, इसलिए चेंगन एक और फोटो खींचने के लिए कहते हैं जिसमें उनका बच्चा भी रहेगा। हाँ, इसके लिए उनको थोड़ा ज्यादा पेमेंट करना पड़ता, पर फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अब ये सब होने के बाद उन लोग को मैरिज सर्टिफिकेट मिल भी जाता है। तो अब यूनजी भी कहती है चेंगन को कि मंजाई का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करवाने के लिए। अब ये बात तो वो भी जानते थे कि यूनजी ये शादी क्यों की है, अपने बच्चे के लिए ऑब्वियसली, पर क्या उसके दिल में चेंगन है ये बात तो उनको अभी तक नहीं पता था। और अब ये देखना है कि ये बात उनको कब पता चलेगा और यूनजी के दिल में ऐसा कुछ है भी या नहीं, गॉड नोस। तो अब थोड़ी देर बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं बच्चे का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। वहाँ पे बच्चे का नाम पूछा जाता है, तो चेंगन मंजाई नहीं बताते, वो कोई और नाम बताते हैं जो वो बहुत सोच के रखे थे। और ये नाम वैसे मंजाई को भी बहुत पसंद आया था। और बात रहा बच्चे के टाइटल का, तो वो उसका टाइटल शिन ही रहने देते, यानी कि उसकी माँ के नाम पे। वो कहते हैं कि पिता के नाते मैं इतने सालों से अपना जिम्मेदारी तो पूरा नहीं किया, तुम थी जो पूरा की, तो ये टाइटल रखने का हक तुम्हारा बनता है। और क्या फर्क पड़ता है टाइटल गु रहे या शिन रहे, बच्चा तो ये मेरा ही है ना। अब ये सुन के यूनजी भी सोचती है कि ऐसा भी कोई होता है क्या, पर जो भी है जिम्मेदारी तो ये लेना चाहते हैं, ये उसके दिमाग में चल रहा था। और इस टाइम पे बच्चा भी अपनी माँ से कहता है कि आपका इससे शादी हो गया है तो मैंने पापा बोलूं। वो कहती है हाँ बिल्कुल। इस बात पे वो थोड़ा हिचकिचाता है। इस बात पे चेंगन कहती है कि मैं वेट करूंगा, तुमको जब ठीक लगे तुम तब बोलना। तो अब ये सब खत्म करके वो लोग जब जाते रहते हैं तभी बीच में वो दोनों खड़े थे। मिस सोन से माफी भी मांगती है, कहती है कि कल जो भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था और थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए जो लेके गई थी वो भी देती है और साथ में शादी के लिए कांग्रेचुलेट भी करती है। इस पॉइंट पे मिस्सू कहती है कि क्या नया शादी हुआ है, इतना बड़ा बच्चा है। इस बात पे यूनजी सोचती है कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका क्या मतलब ये समझ लिए कि मुझे बोलना नहीं आता। इसीलिए अब यूनजी अपने हस्बैंड को पकड़ के कहती है कि इसके एटीट्यूड से ऐसा लग रहा है कि ये ढंग से हमें विश करना चाहती ही नहीं है, तो अगर मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगी तो कहीं ये भी ना बोलते कि मैंने इस गिफ्ट को चुराया है या फिर जबरदस्ती छीना है। इस बात पे आंटी कहती है कि ऐसा थोड़ी होता है, मैं ये गिफ्ट आपको दे रही हूँ ना, तो रूमर्स ऐसा थोड़ी फैलेगा कि आपने चुराया है इस गिफ्ट को। इस बात पे यूनसी कहती है कि बिल्कुल हो सकता है, मेरे हस्बैंड तो रेस्टोरेंट में मिस्सू को मना करने के लिए गए थे ना, पर ये रूमर्स भी तो फैला था ना कि वो ब्लाइंड डेट पे गए हैं। अब उसका ये बात सुन के मिस्सू को गुस्सा आ जाता है। इस बात पे यूनसी फिर से कहती है कि देखा आपने, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं उतना, और ये फिर से गुस्सा आने लगी। तो इसलिए वो अपने हस्बैंड को कहती है कि आपने जो इसे रेस्टोरेंट में कहा था वो फिर से क्लियर कर दीजिए। तो अब क्या, चेंगवान एक बार फिर से उसको कहते हैं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरे दिल में जो है वो यूनसी है, और आगे से कुछ भी ऐसा रिवर्स मत फैलाना। हाँ, आंटी मिस्सू का साइड लेती है, लाइक वो कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर वहाँ मौजूद सारे लोग को पता था कि वो क्या सोचते रहती है। तो अब ये सब बात खत्म करने के बाद वो लोग घर आते हैं, ऐसे ही बैठ के बातें करते रहते हैं। तभी चेंगयान यूनजी को कहते हैं कि उन लोग को फैमिली हाउस एलोकेट कर दिया गया है, तो वो जा रहे हैं उसको साफ करवाने के लिए। इतना बोल के वो तो चले जाते हैं, पर मिस टोंग अब यूनजी से पूछती है कि मंजाई का सरनेम शेन क्यों है, उसका सरनेम तो गु होना चाहिए था ना, बच्चे तो अपने पिता का ही सरनेम लेते हैं ना, क्यों कमांडर को नहीं चाहते कि ऐसा कुछ करना। इस बात पे वो कहती है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, इतने सालों तक वो मंजाई के लिए कुछ भी नहीं किए, तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि ये हक मेरा होना चाहिए, और मुझे भी इसमें कुछ गलत नहीं लगता। एट द 9 महीने मैंने उसे अपने कोख में रखा है, तो इतना हक तो मेरा भी बनता है ना। यह सुन के मिस टोंग को भी लगता है कि उनके बेटे का सरनेम उनके ही सरनेम पे होना चाहिए था। पर जो भी था, थोड़ी देर बाद वो अपने घर पे आती है, मतलब उसको जो हाउस एलोकेट किया गया था उस घर पे। वहाँ पे सफाई चल रहा था, तो जो लोग सफाई कर रहे थे वो उनके लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स लेके आई थी और साथ में डिनर करने के लिए भी कह देती है। अब ये सब बात जब चल ही रहा था तभी वहाँ पे कमांडर गु आते हैं। वो उनको भी बताती है कि वो चाहती है ये लोग भी डिनर करे साथ में, इतना मेहनत किया उन लोग का घर साफ करने में। अब ये सब तो ठीक है, पर आज तो मिस टोंग के घर पे उन लोग को खाना खाना पड़ेगा ना, क्योंकि उन लोग के घर में तो सारा सामान है नहीं अभी तक। ये सुन के चेनियन कहते हैं कि नहीं, खाना उन्हीं के घर पे बनेगा, और बात रहा सारा सामान का, तो वो सब कुछ ले आए हैं। और ये सुन के तो उसको कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, मतलब घर संभालने का उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है क्या। जो भी था, खाना तो वो अपने ही घर पे बनाती है और सारे लोग साथ में बैठ के डिनर भी करते हैं। तो अब ये सब होने के बाद रात में जब पूरा फैमिली साथ में बैठा हुआ था, तब चेंगयान सभी को बताते हैं कि वो एक टीम को लीड कर रहे हैं जिसको फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना है, तो इस चीज के लिए उनको जाना पड़ेगा कल 3 दिन के लिए। बच्चा कहता है कि 3 ही दिन ना, 3 साल तो नहीं ना। इस बात पे उसके पापा उसे प्रॉमिस भी करते हैं कि हाँ 3 दिन बाद वो वापस आ जाएंगे। तो अब ये प्रॉमिस करने से बच्चा को भी तसल्ली हो जाता है, वो चला जाता है सोने। देन वो यूनजी को कहते हैं कि अगर किसी भी चीज का नीड पड़े तो मिस टोंग से मांग
देना। वो भी कहती है कि आप भी अपना ध्यान रखिएगा। इस बात पे वो भी कहते हैं कि ठीक है। एंड देन वो आगे बताते हैं कि मिलिट्री टीम भेज दिया गया है उस सांग के घर पे, तो मैं वापस आता हूँ, तब तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ था उस टाइम पे। तो अब ये सारी बातें करने के बाद वो उसके लिए गिफ्ट लाए थे, वो उसको देते हैं। वो उसके लिए घड़ी लाए थे। वो कहते हैं कि सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही मैंने ये खरीदा था और इतने सालों तक मैंने अपना जिम्मेदारी नहीं निभाया, तो अब तुम अच्छे से नजर रखो, मैं अपना जिम्मेदारी जरूर पूरा करूंगा। इतना बोल के वो उसको वो घड़ी पहना देते हैं और घड़ी देने के बाद वो उसको अपना बैंक बुक भी देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो अपने पैसे को संभाल नहीं पा रहे थे, मतलब ज्यादा खर्च कर दे रहे थे। तो अगर यूनजी के पास रहेगा तो उनका पैसा सेफ रहेगा। अब ऑब्वियसली ये सिर्फ बोलने की बातें थी, वो चाहते थे कि उनके पैसों पे यूनजी का हक हो, बस इसीलिए देते हैं। तो ये सारी बातें करने के बाद वो नहाने चले जाते हैं और इस चीज से वैसे यूनजी को भी अच्छा ही लगा था। अब आधी रात में जब वो उठ के आती है वॉशरूम जाने के लिए, तो वो उनको ऐसे ही देखती है और 2 मिनट के लिए तो वो उनको देखती रह जाती है। काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे वो उसको, पर वो कुछ कहती नहीं है। उसको वॉशरूम जाना था तो वो चली जाती है। तो ये सब होने के बाद वो दोनों आके सोते हैं। वो तो सपना ही देखे जा रही थी कि वो उसको किस कर रहे हैं और ये देख के उसको अच्छा भी काफी लग रहा था, पर एट दिन तो सपना ही था ना। उठती है तो रियलिटी पे पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड बगल में घोड़ा बेच के सो रहे हैं और उस मोमेंट पे उसको भी रियलाइज होता है कि वो अपने हस्बैंड को पसंद करने लगी है, उनको चाहने लगी है। इधर चेंगन सपना देख रहे थे उन बीते हुए सालों का, जिस साल वो नहीं थे, कि अगर वो होते तो उन लोग का लाइफ कैसा होता। मतलब वो अपनी वाइफ के साथ पूरे टाइम रहते, मनसाई के जन्म से लेके अभी तक। पर ये भी उनका सपना ही था, रियलिटी तो बहुत अलग था इससे। थोड़ी देर में उनका सपना टूट भी जाता है अलार्म बजने से, तो उनको थोड़ा बुरा भी लगता है, पर फिर भी उनको जाना था काम पे, तो वो उठ के रेडी हो जाते हैं और माँ बेटे को बाय बोल के चले जाते हैं। जब बच्चा उठ के बाहर आता है तो उसको एक नोट मिलता है जिसमें ये लिखा था कि ब्रेकफास्ट रेडी है और मैं 3 दिन में पक्का आ जाऊंगा। ये पढ़ के बच्चा को भी अच्छा लगता है और वो खुशी खुशी अपनी माँ को भी बताता है कि पापा लेटर छोड़ के गए। अब ये सारी बातें जब चली रहा था तभी वहाँ पे मिस टोंग आती है और वो उन लोग को मार्केट चलने के लिए कहती है, तो वो लोग भी जाते हैं। वहाँ पे एक लेडी उससे टकराती है और उसी को सुनाना शुरू कर देती है, उसके कैरेक्टर को लेके क्वेश्चन करने लगती है। मतलब शादी से पहले इतना बड़ा बच्चा हो गया, यही सारी बातें करने लगती है। और कमांडर गू को सीड्यूस करने में उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आया, ये भी बोलती है। अब ये सुन के बच्चा तो भिड़ जाता है उस लेडी को मारने के लिए, पर मिस टोंग रोकती है और मिस टोंग भी उस लेडी से बहस कर लेती है इस बात पे। और मिस टोंग बहस कर रही थी इसलिए वो मिस टोंग को भी कहती है कि 30 साल की हो गई हो फिर भी स्कर्ट पहनी हो, इसके संगति में रह के ऐसी हो गई हो क्या। उसके इस बात का जवाब यूनजी देती है। तो अब इस बात पे अच्छा खासा बहस होता है। वो उस लेडी को लेके जाती है पॉलिटिकल कमिश्नर के पास। वहाँ पे वो ऑफिसर भी उसी लेडी को डांटते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यूनजी इतने सालों में बहुत कुछ सफर की है और वो लेडी भी ऊपर से उसी को सुना रही है। पर वो लेडी कहती है कि मैंने इसे कहाँ बदनाम करने की कोशिश की है, क्या भरोसा है कि ये बच्चा कमांडर गू का ही होगा, इसका तो सरनेम भी कमांडर गू का नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हो सकता है ना कि ये बच्चा कमांडर गू का ना हो। इस बात पे मनजाई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे प्राउड फील होता है मेरी मम्मी का सरनेम यूज करने में। और सीनियर भी कहते हैं कि इसकी माँ का सरनेम है इसके पास और ये चीज कमांडर गू ही अप्रूव किए हैं और तुम ऐसे किसी पे कीचड़ नहीं उछाल सकती। वो तो उसको वहाँ से निकालने की भी बात करते हैं, पर तब जाके वो सच बताती है। वो कहती है कि ये सब मैंने कुछ खुद से नहीं किया है, मुझे मिस सू ने करने के लिए कहा था। अब इस पॉइंट तक वहाँ पे मिस सू भी आ जाती है और वो कहती है कि ये लेडी मुझे जानबूझ के फंसा रही है, मैं इसको नहीं जानती। वो लेडी भी कहती है कि तुम ही ना दोपहर में आई थी मेरे पास और ये सब कुछ करने के लिए मुझे कही हो। अब इस बात को तो वो साफ डिनाई कर रही थी। वो तो रोते धोते पॉलिटिकल कमिश्नर को ये भी बताती है कि वो अपने आंटी के साथ गई थी उन लोगों को गिफ्ट देने के लिए 2 दिन पहले। अब इस बात पे यूनसी भी कहती है कि हाँ ये लोग आए तो थे, पर इसकी आंटी मुझसे माफी मांग रही थी, ये नहीं। और इतना बोलते बोलते कहने भी लगती है कि अगर तुम्हें हम दोनों से कोई प्रॉब्लम है तो हमें ही बता दो ना, हम ही तुमसे माफी मांग लेंगे, पर ऐसे रूमर्स तो मत फैलाओ। तो अब इस बात पे मिस सू फिर से फंसी, इसलिए वो कहती है कि वो अपने घर से तो निकली ही नहीं थी घर के बाहर उस दिन जिस दिन का ये लेडी बात कह रही है। वो पूरा टाइम अपनी आंटी के ही साथ थी और उसकी आंटी भी कहती है कि हाँ ये बात सच है। तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है। तभी गेट पे आके एक आदमी बताते हैं कि सूचिंग कल्चरल ट्रुप की वो कुछ बताना चाहती है। तो अब उसको अंदर बुलाया जाता है। वो आके सीधे बताती है कि वो लेडी है वो मिस सू से मिली थी उस दिन। अब ये सुन के मिस सू चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि 6 साल पहले उसका उस लड़की से बहस हुआ था, तो हो सकता है कि वो इसी का बदला लेने के लिए आई हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो कुछ फोटोज दिखाती है उन दोनों का साथ में और ये भी बताती है कि वो कुछ प्रमोशनल मटेरियल का शूट कर रही थी, उसी में ये चीज कैप्चर हुआ था। अब बात तो सही था, ये चीज प्रूव हो जाता है। तो अब वो ऑफिसर भी कहते हैं कि वो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करेंगे इन दोनों के बारे में। अब वो लोग ही डिसाइड करेंगे कि इन लोग के साथ करना क्या है। हाँ इस बात पे उसकी आंटी ऑफिसर को कहती है कि ये पूरा टाइम मेरे ही साथ थी, पर थोड़ी देर के लिए ये बाहर गई थी, मुझे नहीं पता क्या करने के लिए गई थी, तो इसका मतलब सारा गलती मिस सू का हुआ फिर। तो इसलिए पनिशमेंट के तौर पे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है और वो पब्लिकली यूनजी से माफी मांगे ये ऑर्डर दिया जाता है उसको। अब वहाँ से वो लोग बाहर आती है तो यूनजी सूचिंग को थैंक यू जरूर बोलती है, क्योंकि आज
उसी की वजह से तो सब कुछ हो पाया था ना। एंड देन पूछती भी है कि 6 साल पहले तुम्हारा झगड़ा हो गया था मिस सू से, तो क्या हुआ था उस टाइम पे। वो कहती है कि 6 साल पहले उसको ऐसा लगता था कि मेरे मन में कमांडर गू के लिए फीलिंग्स है, तो इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए वो स्नो पे पानी गिरा के रखी हुई थी, जिसपे मैं फिसल के गिर गई थी और इस वजह से पूरा आधा महीना मैं बेड रेस्ट पे थी। तो उसके इस बात पे एक पल के लिए उसको लगता भी है कि उसका लेटर्स पे मिस सू ही इधर उधर की होगी क्या, पर सबूत नहीं है ना, तो ऐसे आरोप तो लगा नहीं सकती। तो इसीलिए फिर ऐसे ही बातें करने लगती है। सूचिंग भी उसको कहती है थोड़ा ध्यान रखने के लिए। फिर अचानक से सूचिंग का ध्यान जाता है उसके कपड़ा पे, तो वो यूनजी से पूछती भी है कि ये कपड़ा तुम खुद से बनाई हो क्या, क्योंकि स्टोर पे तो मैंने कोई भी ऐसा डिजाइन नहीं देखा है। इस पे यूनजी भी कहती है कि हाँ वो बनाई है। देन सूचिंग उससे एक रिक्वेस्ट करती है। सूचिंग चाहती थी कि जो भी लोग परफॉर्म करने वाले हैं उन लोग का कॉस्ट्यूम यूनजी डिजाइन करे। इस चीज से यूनजी भी मना नहीं करती। इधर चेंग यान के ट्रेनिंग का आखिरी दिन था, तो सब लोग अब जाने की तैयारी में थे, पर तभी एक आदमी का पाँव पड़ जाता है लैंडमाइन पे। अब सबको तो वहाँ से वो निकाल देते हैं, पर जो आदमी खुद खड़ा था उसको वहाँ से निकालने के चक्कर में वो लैंडमाइन फटता है और वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है, मरहम पट्टी होता है उनका। वैसे वो घर पे आ चुके थे और उनका फैमिली भी उनके पास पहुंच चुका था। मनसाय तो बहुत रो रहा था उनको वैसे देख के। यूनजी भी पूछती है कि ये जो भी हुआ कैसे हुआ, तो उनका फ्रेंड सारा कुछ बताता है उसको और साथ में ये भी बताता है कि इंजरी बहुत ज्यादा नहीं है। इस पॉइंट पे मनसाय सोचता है कि वो उनका एक्सटर्नल इंजरी ठीक कर सकता है, तो वो उसी टाइम भागता है वहाँ से। इधर यूनजी भी कह देती है उनके फ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए, मतलब वो संभाल लेगी अपने हस्बैंड को। थोड़ी देर में चिंगन को होश आ जाता है। वो उठते उठते उससे कहते हैं कि प्लीज मुझे डिवोर्स मत देना, मैं तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। ऑब्वियसली यूनजी कहती है कि ये सारी बातें करने का ये टाइम है क्या, आप आराम करिए। पर नहीं, वो उसको हक करते हैं इस टाइम पे। वो उसको कहते हैं कि तुम भी मेरे लिए कंसर्न हो ना, पता है जब मेरा आंख बंद हुआ था ना, तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। 6 साल पहले हमारे बीच में जो भी हुआ था वो हमारी किस्मत में था और मुझे कभी भी इस चीज का पछतावा नहीं हुआ कि तुम मेरे लाइफ में आई थी। इस बात पे वो कहती है कि आप इसलिए नहीं चाहते हैं मुझे डिवोर्स देना क्योंकि आपको गिल्टी फील होता है हम दोनों के लिए। वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इसलिए नहीं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ या फिर इसलिए कि मुझे गिल्ट फील होता है, इसलिए क्योंकि तुम यहाँ हो, यानी कि उनके दिल में। उस दिन पता है जब तुम बोल रहे थे कि बच्चा का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी, तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ था। तो मुझे ब्लेम कर सकती हो, मुझसे नफरत भी कर सकती हो, पर प्लीज मेरी फीलिंग्स पे शक मत करना। ये सुन के वो कहती है मैंने कब कहा कि मैं आपसे नफरत करती हूँ। वो कहती है नफरत नहीं करती, इसका मतलब पसंद करती हो ना। अब वो कैसे ये सब चीज को ट्विस्ट किए ये तो वो भी समझ रही थी, पर वो कहती है हाँ पसंद करती हूँ। अब इस टाइम पे वो लोग किस करने ही वाले थे, तभी उनका बेटा आता है वहाँ पे। वो कुछ हर्ब्स लेके आया था जो उसके पापा के चोट पे लगाया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब ये तो अच्छी बात है कि वो अपने पापा के बारे में सोच रहा था, पर वो अपने पापा को पापा कहा, इस चीज से सबसे ज्यादा खुश होते हैं चेंगयान। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद का। वो ठीक हो चुके थे और अब यूनजी उनको कहती भी है कि सूचिंग के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लेटर का मिस्सू से कोई तो कनेक्शन है। इस बात पे वो कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ पॉलिटिकल कमिश्नर ली से पूछने के लिए कि सांग के बारे में उनको कुछ पता चला है या नहीं। तो ये बात तो ठीक ही है, पर वो अभी अभी ठीक हुए हैं, तो ऐसे अकेले जाना उनके लिए सही नहीं है। इस बात पे वो कहते हैं तो फिर तुम भी चलो। तो वो दोनों वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे उन लोग को बताते हैं कि उस सांग के नेबर से पता चला है कि कुछ दिन से वो गायब है, यानी कि मिसिंग है। तो वहाँ के लोकल पुलिस को तो कह दिया गया है उसको ढूंढने के लिए, पर अब जब वो मिलेगा तभी तो आगे का बात होगा ना। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सूचिंग पे। वो यूनजी से मिलने के लिए आई थी, मतलब कमांडर गू से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि वो सुनी थी वो इंजर्ड है। तो ये बातें करने के बाद वो कॉस्ट्यूम के बारे में भी पूछ लेती है, मतलब यूनजी कुछ डिजाइन बनाई है या नहीं। तो यूनजी अपना बनाया हुआ डिजाइन दिखाती है जो कि उस परफॉर्मेंस के थीम के हिसाब से वो बनाई थी, और ये डिजाइन सूचिंग को भी बहुत पसंद आता है। और उन सब ड्रेसेस को बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए था वो भी वो खरीद ली थी, और 2 वीक के अंदर ये सारा काम उसको खत्म करना था बना के। सूचिंग को थोड़ा डाउट भी होता है कि वो कर लेगी क्या, पर वो कहती है कि हाँ हाँ मैं कर लूंगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2 वीक बाद। सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे, परफॉर्मेंस जो होना था वो हो रहा था। ये परफॉर्मेंस सबको काफी पसंद आता है, और ये परफॉर्मेंस सबको इसीलिए भी पसंद आता है क्योंकि उन लोग का कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा था। तो इसलिए सारे लोग बड़ाई कर रहे थे उन लोग का जो ये कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं। अब इस टाइम पे पॉलिटिकल कमिश्नर ली यूनजी को बुलाते हैं सबके सामने और सभी को बताते हैं कि ये सारा कॉस्ट्यूम वो डिजाइन की है। ये जान के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के एक मिनिस्टर भी आके उसको बोलते हैं कि तुम्हारा ड्राइंग स्किल्स काफी अच्छा है, तो अगर तुम चाहती हो हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना तो मैं तुम्हें 1 साल का सैलरी पहले दे सकता हूँ। ये सुन के मिस्सू आती है बीच में टांग अड़ाने। वो कहती है कि ये लड़की कॉपी करती है सारा डिजाइन, और वो कैसे, तो वो सभी को एक फोटो दिखाती है जिसमें एक्जैक्टली वही ड्रेस का स्केच बनाया हुआ था जो ड्रेस अभी सारी लड़कियां पहनी हुई थी परफॉर्म करते टाइम। तो इसका मतलब तो यूनजी कॉपी की ना, वो ये बात सभी को बताना चाह रही थी। अब ये सब बोलते बोलते वो तो ये भी कह देती है कि ऐसी लड़की को तो हमारे डिपार्टमेंट से निकाल देना चाहिए, पर ये सच नहीं था। और कैसे, ये प्रूफ करती है यूनजी। वो अपने पॉकेट से निकाल के एक स्केच दिखाती है सभी को, और वो फाइनल स्केच था। और मिस्सू के हाथ में जो भी
भी स्केच था वो उसी का बनाया हुआ स्केच था कुछ दिन पहले का, जिसपे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था तो वो फेंक दी थी। और उसको वैसे पता नहीं था कि उसके खुद के ड्राफ्ट से उसी को कॉपी किया हुआ कोई प्रूफ करने का कोशिश भी करेगा। अब ये सब तमाशा तो चल ही रहा था क्योंकि मिस सू एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि यूनजी सच बोल रही है। पर इसी टाइम पे वहाँ पे एक आदमी आके बताते हैं कि एम्बेसी से कुछ लोग आए हैं और वो लोग यूनजी के लिए बैनर भी लेके आए हैं। अब थोड़ी देर में वो लोग आते हैं तो पता चलता है कि उस टाइम पे जो हैरी था ना, इन लोग को वो भेजे थे और वो लोग उसको थैंक यू बोलते हैं क्योंकि अगर ट्रेन में वो उस चोर का स्केच नहीं बनाई होती तो हैरी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। तो इसी बात के लिए उनका टीम आया था थैंक यू बोलने उसको बैनर लेके। अब लो जिस चीज के लिए कुछ देर पहले इतना बहस चल रहा था वो तो कोई और ही प्रूफ करके चला गया, यानी कि यूनजी के अंदर टैलेंट है, वो बहुत अच्छा ड्रॉ करती है। तो इसीलिए पॉलिटिकल कमिश्नर ली उसको खूब सारा सुनाते भी है और यूनजी से माफी मांगने के लिए भी कहते हैं। एंड देन उन लोग को जाके बैठने के लिए कहते हैं और उसके बाद सभी के सामने सभी को बताते हैं कि कुछ दिन से यूनजी के खिलाफ जो भी रूमर्स फैल रहा है वो सब मिस सू फैला रही है और उन बातों में से कुछ भी सच्चाई नहीं है, वो सब सिर्फ रूमर्स है। और ये प्रूफ करने के लिए वहाँ पे उस लेडी को भी बुलाया जाता है सभी के सामने और सारा सच सभी को बताया जाता है। वो लेडी भी जाके सभी के सामने माफी मांगती है अपने किए गए काम के लिए और नाम के लिए खूब सारा गुस्सा के मिस सू भी माफी मांग ही लेती है यूनजी से। तो अब ये सब होने के बाद चिंगैन जाते हैं सभी के सामने। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप लोग क्यूरियस है ये जानने के लिए कि मैं तो मैरिड था नहीं, फिर मेरी लवर और मेरा इतना बड़ा बच्चा कहाँ से आ गया। इसीलिए कुछ लोग मेरी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ मेरे बच्चे के सरनेम के बारे में बात कर रहे हैं। पर आज मैं बता देना चाहता हूँ कि मनसाई मेरा ही बेटा है और किसी को उसके बारे में बुरा बोलने का कोई हक नहीं है। और बात रहा मेरी वाइफ का, तो 6 साल पहले मैं उससे बिछड़ गया था और इतने सालों तक मैं उसी को ढूंढ रहा था। वो मुझे लेटर भेजी थी पर वो कोई जानबूझ के छुपा दिया। इतने सालों तक वो मेरे बेटे को अकेले पाली है, मैं जानता हूँ कि वो कितना कुछ झेली है। तब किसी को कोई हक नहीं है उसके बारे में कुछ भी बुरा बोलने का। इतना बोल के वो आके बैठ जाते हैं और ये सारा बात होने के बाद पॉलिटिकल कमिश्नर ली एक और अवार्ड देते हैं यूनजी को, मॉडल मिलिट्री फैमिली मेंबर होने का। अब ये देख के सारे लोग बड़ाई करने लगते हैं यूनजी को। इसी टाइम पे एक आदमी आके बताता है पॉलिटिकल कमिश्नर ली को कि सांग को पकड़ लिया गया है और वो इंटेरोगेशन रूम में है। अब ऐसा तो बात नहीं था ना कि ये बात सिर्फ वो लोग सुने थे, ये बात वहाँ मौजूद सारे लोग सुने थे इंक्लूडिंग मिस सू। तो वो तो ये सुनते निकल जाती है वहाँ से और ये वो दोनों हस्बैंड वाइफ भी नोटिस करते हैं। एंड देन पता चलता है कि ये प्लान यूनजी का था। वही कही थी कि जांग अगर नहीं भी मिले फिर भी उसके मिलने का अफवाह सबके सामने फैला दिया जाए, तो जो उसको कहा था लेटर छुपाने के लिए वो तो जरूर आएगा उससे मिलने के लिए एंड तभी वो लोग उसको धर दबोच सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। मिस सू जाती है इंटरोगेशन रूम में और वो जाके उसको कहती है कि वो लेटर्स का बात तुम नहीं बताओगे किसी को भी और इसके लिए तुमको जितना पैसा चाहिए तुम बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर वो नोटिस नहीं करती कि ये बातें वो जांग को नहीं बता रही थी, ये बात वो पॉलिटिकल कमिश्नर ली को बता रही थी। और अब तो वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि गेट पे दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंच चुके थे। तो अब वो कितना भी कुछ भी बोले सच सबके सामने आ चुका था और इस चीज से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्या दिखता है तुमको इसमें। बोलते बोलते हाथ भी उठाने लगती है पर उसको रोका जाता है और अरेस्ट कर लिया जाता है और इस चीज से वो दोनों भी सेटिस्फाइड हो गए थे। इधर उसकी आंटी जाती है उससे मिलने के लिए और आज वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा में थी। वो कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी ज्यादा परेशानी क्रिएट करोगे तो मैं तुम्हें कभी लेके ही नहीं आती यहाँ पे, क्योंकि उनको भी उनके जॉब से निकाल दिया गया था और उनके हस्बैंड भी अब उनको डिवोर्स देना चाह रहे थे और ये सब कुछ सिर्फ मिस सू के वजह से हो रहा था। तो यही सारी बात बोल के वो भी वहाँ से चली जाती है एंड देन पता चलता है कि इस चीज के लिए मिस सू को 10 साल का सजा हुआ है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है यूनजी पे। वो भी मिनिस्टर के कहे अनुसार उनके डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर ली थी और इधर चेंगन को भी अवार्ड दिया जा रहा था 2nd क्लास मेरिट का। और ये देने के बाद पॉलिटिकल कमिश्नर ली उनसे पूछते भी है कि अगर तुम कुछ और रिक्वेस्ट करना चाहो तो वो भी पूरा किया जा सकता है। वो कहते हैं मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे 1 महीना का लीव चाहिए। ये सुनते ही उनका छुट्टी अप्रूव कर दिया जाता है क्योंकि ये तो वो भी जानते थे कि अब चेंगन अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये जानने के बाद वो घर पे जाते हैं और ये बात अपने फैमिली मेंबर्स को बताते हैं और साथ में कहते भी है कि तो हम ट्रिप पे चले। ये सुन के तो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, सबसे ज्यादा वो बच्चा एक्साइटेड हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।